नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बीएचयू क्लासेज में। मेरा नाम है अजीत तिवारी और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बीएचयू क्लासेज में। जैसा कि हम स्ट्रेटेजी के लगातार वीडियो दे रहे हैं, जिसमें एक भी क्वेश्चन हम लोग को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो पॉलिटी से, हिस्ट्री से, बाय जहाँ से भी हो, जियोग्राफी से, स्ट्रेटेजी के जो इस भी टॉपिक से हो, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम डेली बाय डेली 50 से 100 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी हम कराते हैं क्वेश्चन स्ट्रेटेजी के इस टॉपिक में। आज उसका चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो पड़ चुका है, जो 3 वीडियो नहीं देखा हो जरूर देख लेना। ये चौथा वीडियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ज़्यादातर हम इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे। तो आज जितने भी इकोनॉमिक्स से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सारे कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आराम से देखिएगा, बिना स्किप हुए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम बहुत चीज़ें नोट कराने वाले हैं इसमें। लगभग हम 100 क्वेश्चन लगभग हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, अच्छे से हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन दिया कि फ्लोरिकल्चर संबंधित है। जो फ्लोरिकल्चर है वो संबंधित है। तो देखिए फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है, बताइए आप सभी लोग। जो फ्लोरिकल्चर है वो किससे संबंधित है? फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है बताइए। तो ये फूलों के उत्पादन से संबंधित है, फूलों के उत्पादन से। ठीक, लिख लीजिए, फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों के उत्पादन से संबंधित है। फ्लोरिकल्चर है फूलों के उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब नोट करने के लिए स्टार्ट हो जाइए। जो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को विटीकल्चर। नोट कर लीजिए, विटीकल्चर। वहीं सब्जी की खेती की बात कर लें तो सब्जी की खेती को कहते हैं ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ठीक, ओलेरीकल्चर कहते हैं। ठीक, नोट कर लिए। वहीं बात कर लें कि फलों के उत्पादन को कहते हैं पोमोकल्चर। फलों के उत्पादन को कहते हैं पोमोकल्चर। पोमोकल्चर, ठीक। वहीं बात कर लें फूलों का, तो फूलों को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, अंगूर की विटीकल्चर, और सब्जी के उत्पादन क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। चलिए, तो इस सारों आप लोगों को समझ में आएगा, जिसने भी हम समझा नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि अमृत क्रांति संबंधित है। जैसे कि मान लीजिए अमृत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से सभी लोग जानते हैं। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। वही बात कर ले सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। ठीक, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। वहीं भूरी क्रांति की बात कर ले तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, नोट कर लीजिए। और स्वर्ण क्रांति शहद और फल के उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति शहद एवं फल के उत्पादन से। और काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से। पेट्रोलियम के उत्पादन से काली क्रांति। गुलाबी क्रांति की बात कर ले तो गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज की उत्पादन से संबंधित है। ठीक, नोट कर लिए आप सभी लोग। एक बार फिर रिपीट कर देना है। फलों के उत्पादन क्या कहते हैं बताइए। जो फलों के उत्पादन क्या कहते हैं? फलों के उत्पादन कहते हैं पोमोकल्चर। अंगूर की खेती कहते हैं विटीकल्चर। फूलों के उत्पादन कहते हैं फ्लोरिकल्चर। और सब्जी के उत्पादन को ओलेरीकल्चर। ठीक, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। स्वर्ण क्रांति शहद और फल उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक से रिलेटेड है। और गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से रिलेटेड है। और काली क्रांति पेट्रोलियम के उत्पादन से रिलेटेड है। तो ये सभी चीज़ आप लोगों को समझ में आएंगी, सभी के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन देखते हैं कि आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन होता है। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा जो भी चीज़ है वो कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, चाहे वो दाल हो, सोयाबीन हो, मक्का हो, गेहूँ हो, चावल हो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देख लीजिए, चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है कि सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है। तो ये जानिए कि सबसे ज़्यादा तिलहन का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है कहाँ? गुजरात में। नोट डाउन कर लीजिए, सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। वही बात कर ले कि सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा चावल और सबसे ज़्यादा जूट की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा जूट कहाँ उत्पादन होता है? जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। और वहीं बात कर लें कि
सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक। सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। और सबसे ज़्यादा तिलहन का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में। और सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में, ठीक। नोट कर। सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है? तो गुजरात में, ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? चलिए बैंक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन है बैंक से रिलेटेड सभी को पढ़ लेते हैं। इसमें केवल आरबीआई का हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाकी जितने बैंक हैं उन सारे बैंकों को पढ़ने वाले हैं। आरबीआई का किसके सिफारिश के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो चलिए सबसे पहले जानिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को, ठीक। और जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, यह रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। रॉयल कमीशन, कोई कोई पूछ देता है किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, ठीक। रॉयल कमीशन की सिफारिश पर हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया आरबीआई बैंक का? तो 1 जनवरी, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, नोट कर लीजिए। और इसके प्रथम जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, याद रखिएगा, सीडी देशमुख। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण हो गया था, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं कि जो एक सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था और कब हुआ था। तो सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था। कब? 19 जुलाई, ये भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ था। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और उस समय वित्त मंत्री कौन थे? LK झा, ये भी नोट कर लीजिए। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था कब? 19 जुलाई 1969 ईस्वी को, नोट कर लीजिएगा। फिर दूसरी बार कब हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण? 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 6 बैंक उस समय राष्ट्रीयकृत हुए थे। उस समय भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वित्त मंत्री DG पटेल थे। एक बैंक के राष्ट्रीयकरण से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो ठीक ये सब हम बैंक के राष्ट्रीयकरण के बारे में जितने भी आपके बारे में उससे डिस्कस किए हैं सभी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कर देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जीएसटी कब लागू हुआ था? क्या जीएसटी कब लागू हुआ था? तो सभी लोग बताइए कि जीएसटी जो हुआ कब लागू हुआ था, बताइए। तो जीएसटी लागू हुआ था, उसका कभी कभी डेट पूछ देता है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, ठीक। नोट कर लीजिए 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। वही बात कर लें कि किसके सुझाव पर हुआ था, किस समिति के सुझाव पर हुआ था जीएसटी लागू, तो ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो जो जीएसटी लागू हुआ था वो विजय केलकर समिति के सुझाव पर हुआ था। विजय केलकर समिति, नोट कर लीजिए, विजय केलकर समिति, इन्हीं के सुझाव पर हुआ था। जो जीएसटी में 17 कर को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। 17 कर को मिलाकर से एक कर बना दिया गया था जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा था? तो फ्रांस में। कब? 1954 ईस्वी में। जो भारत का जीएसटी का मॉडल है वो कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है, ठीक। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लागू किया गया, ठीक। चलिए जीएसटी 3 प्रकार का होता है। कि SGST होता है, कभी कभी क्वेश्चन टाइप भी पूछ देता है। फिर एक CGST होता है और एक IGST होता है, ठीक। 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। और कभी कभी इसका जो टैक्स स्लैब होता है वो 5, 12, 4 प्रकार के होते हैं। 5%, 12%, 18% और 28%, 4 प्रकार के टैक्स स्लैब लगे होते हैं। चलिए तो उम्मीद है जीएसटी आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपत्ति कर कौन सा कर है? तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग आज नोट ही कर लेते हैं कौन सा कर प्रत्यक्ष कर होता है, कौन अप्रत्यक्ष कर होता है। तो जान जाइए
जो सीधे हम लोग को इनकम पर लगता है, जो सीधे हम लोग को इनकम पर लगता है वो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष कर होता है। और जो वस्तु एवं सेवा पर लगता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो चलिए देखिए, नोट कर लीजिए। तो नोट कर लीजिए, जो प्रत्यक्ष कर में आयकर होता है, जो आयकर होता है वो प्रत्यक्ष कर है। नोट कर लीजिए, निगम कर भी प्रत्यक्ष कर है। और बात कर ले संपत्ति कर भी प्रत्यक्ष कर है, और उपहार कर। ये जो 4 प्रकार के कर हैं ये प्रत्यक्ष कर हैं। तो कभी कभी दे देता है ऑप्शन में कि निम्न में प्रत्यक्ष कर नहीं है, आयकर दे देगा, निगम कर, संपत्ति कर, और एक दे देगा उत्पाद शुल्क। तो जो उत्पाद शुल्क होता है वो अप्रत्यक्ष कर होता है। तो आप जाने रहेंगे कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तभी ना आप वहाँ पे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो अब नोट कर लीजिए कि अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर में सबसे पहले होता है एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद कर, उत्पाद कर। एक होता है सीमा शुल्क, सीमा शुल्क भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। एक होता है बिक्री कर, और एक होता है बिक्री कर को भी वैट कहते हैं। एक होता है सेवा कर, सेवा कर। ये सभी कर अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक। और कभी कभी पूछ देता है कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है। तो जो जीएसटी है वो अप्रत्यक्ष कर है, ठीक, नोट कर लीजिएगा। चलिए सभी लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। बताइए श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड जो दूध के लिए क्रांति हुआ था, जो दूध उत्पादन के लिए हुआ था, उसे ही श्वेत क्रांति है। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन। कौन, श्वेत क्रांति जनक वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन कब हुआ था ये, 15 जनवरी 1970 ईस्वी को ही स्टार्ट हुआ था श्वेत क्रांति, ठीक। और इसके जनक कोई भी, बस इसका यही इम्पोर्टेंट है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। किससे संबंधित है, तो दूध से, दूध के उत्पादन से संबंधित है, ठीक। और वर्गीज कुरियन जो थे वो अमूल के संस्थापक थे। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के दिन, ठीक, ये भी नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यदि आपको हरित क्रांति की शुरुआत पूछते पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलाग थे, एक नॉर्मन बोरलाग, तो यही शुरुआत की थी हरित क्रांति की। एक कृषि से रिलेटेड था कि कृषि में कैसे ही करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। ये यूएसए के वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलाग, इन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और बात कर लें कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इस सबसे ज़्यादा इसे क्वेश्चन बनता है तो एक बन जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और एक उनका समय काल पूछ जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत थी 1966-1967 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पंजाब, हरियाणा और यूपी में मिला था। सर्वाधिक लाभ गेहूं और धान की फसल में विकास हुआ था। तो याद रखिएगा कि जो हरित क्रांति की शुरुआत थी वो 1966 से 1967 में थी। और भारत में कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन। और विदेश की बात कर ले पूरे विश्व में तो नॉर्मन बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग के नाम पे कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए आप सभी लोग को योजना आयोग का गठन कब किया गया था। प्लानिंग कमीशन की गठन कब हुआ था, तो प्लानिंग कमीशन का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते थे उस समय पदेन प्रधानमंत्री होते थे, जो उस समय प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। इस समय योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग को स्टार्ट कर दिया गया है। और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे वही सबसे पहला अध्यक्ष भी होगा। तो योजना आयोग कब स्टार्ट किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। और प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलारीलाल नंदा। इसका उद्देश्य था कि देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लिए योजना बनाना। अब उसको हटाकर उसकी जगह पे क्या आया गया, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2014 को
इसकी घोषणा की गई थी कि मतलब ये नीति आयोग अब आएगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 से भारत में लागू हो गया था। तो नीति आयोग का जो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पदेन अध्यक्ष इसमें कौन है? तो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और सीईओ अभिकांत दास हैं इसके नीति आयोग के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान है लेकिन कन्फ्यूज कर देता है क्वेश्चन का, कि ये भी पूछा भी जाता है कि वित्तीय वर्ष का शुरुआत कब होता है? तो 1 अप्रैल से। कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। नोट कर लीजिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। किसे? एडम स्मिथ। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। इनकी है रचना थी द वेल्थ ऑफ नेशन, जो इकोनॉमिक्स को इन्हें जो एडम स्मिथ हैं उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो एडम स्मिथ को। चलिए उम्मीद है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। लगभग हमने 10 क्वेश्चन किया, जिससे रिलेटेड हमने हर एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन रिलेटेड भी किया, तो लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया बहुत कम ही समय में। और जो जितने भी क्वेश्चन आप नोट डाउन किए हैं सभी रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा आप लोगों को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।